बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है गायनेकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड। तो गायनेकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड के अंदर हमने पढ़ना है यूट्रस एक्चुअल में अल्ट्रासाउंड के ऊपर नज़र कैसे आती है और कौन सा पार्ट किस तरह से नज़र आता है, किस फेज़ के अंदर कैसा पार्ट नज़र आता है। तो हम सब जानते हैं कि यूट्रस एक मस्कुलर ऑर्गन है। कोई भी जो मस्कुलर ऑर्गन होता है वो एबिलिटी रखता है कॉन्ट्रैक्ट करने की और रिलैक्स करने की। ठीक है, तो हमारे पास यूट्रस भी है, ये क्या करती है, ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है, रिलैक्स भी कर सकती है, यानी कि एक्सपैंड भी कर सकती है। तो इसके पास बड़ी ट्रमेंडस कैपेबिलिटी है एक्सपैंड करने की। अगर मैं यूट्रस यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो यूट्रस के सेंटर के अंदर एक हॉलो कैविटी होती है, दोनों तरफ एंडोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम के दरमियान के अंदर ये वाली जो जगह है, ये वाली क्या है, ये एक हॉलो कैविटी होती है, या जिसे सेंट्रल कैविटी भी बोलते हैं। और इसके पास इतनी ट्रमेंडस कैपेबिलिटी होती है एक्सपैंड करने की कि ये नॉर्मली तौर पे इसका साइज़ एक फिस्ट के बराबर होता है। लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के अंदर जैसे जैसे फीटस बड़ा होता रहता है तो अल्टीमेटली उसके साथ साथ यूट्रस भी क्या करती जाती है, अपने साइज़ को बड़ा करती रहती है और ज़ीफाइड प्रोसेस तक आ जाती है। ज़ीफाइड प्रोसेस तक यानी कि पूरे के पूरे एब्डोमिनल रीजन को कवर कर लेती है। तो यूट्रस का साइज़ एक पेयर शेप जो है ऑर्गन की, यूट्रस जो है वो एक पेयर शेप ऑर्गन है। पेयर कैसा होता है, इन्वर्टेड पेयर हम बोलेंगे बेसिकली इसे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ऊपर से इसकी जो है ये क्या है, ब्रॉड है, फ्रंट इसका ब्रॉड है और इसकी जो कॉर्डल एंड है वो क्या है, वो नैरो है। तो इस वजह से यूट्रस को हम रिलेट करते हैं कि ये एक पेयर शेप ऑर्गन है। पेयर भी क्या होता है, एक साइड से ब्रॉड होता है, दूसरी साइड से नैरो होता है। तो ये क्या करती है, यूट्रस कम्युनिकेट करती है एट द लेटरल साइड पे फ्लॉपियन ट्यूब्स के साथ। ठीक है, क्रेनियल पार्ट पे भी हम बोलेंगे कि क्रेनियल साइड से लेटरली देखें तो ये फ्लॉपियन ट्यूब के साथ कम्युनिकेट कर रही है, और कॉर्डली देखें, नीचे की तरफ देखें, इन्फीरियर साइड की तरफ देखें तो ये किसके साथ कम्युनिकेट कर रही है, विद द वजाइना। तो फंक्शनल डिवीजन्स हैं कुछ और एनाटॉमिकल डिवीजन्स हैं यूट्रस की। तो सबसे पहले हम एनाटॉमिकल डिवीजन्स देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फंडस है। फंडस क्या है, यूट्रस का एक डोम लाइक स्ट्रक्चर है। ये यूट्रस है, यूट्रस के साइड से ये फ्लॉपियन ट्यूब्स निकल रही हैं। तो ये जो डोम लाइक स्ट्रक्चर है ऊपर वाला, और ये कहाँ पे, ये उस पॉइंट से ऊपर होता है जिस पॉइंट पर फ्लॉपियन ट्यूब्स ने आके यूट्रस के साथ कनेक्ट किया है, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट से ऊपर वाली तरफ जितनी भी ये वाली जगह है इसे हम क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं। ठीक है, सो फंडस क्या है, ये बॉडी का पार्ट है जो इंसर्शन ऑफ द फ्लॉपियन ट्यूब से ऊपर की तरफ होता है, एक्सटेंड अबव द इंसर्शन ऑफ द फ्लॉपियन ट्यूब ऑफ द यूट्राइन वॉल। ये सबसे वाइडेस्ट एरिया भी है और सबसे थिकेस्ट पार्ट भी है नॉर्मल यूट्रस का। कॉर्नस क्या है, कॉर्नस हम उस पॉइंट को बोलते हैं जिस पॉइंट पर ये फ्लॉपियन ट्यूब आकर यूट्रस के साथ कनेक्ट करती हैं। इसके अंदर क्या होता है, इंटरस्टिशियल पोर्शन, यानी कि वो पोर्शन जो फंडस के साथ यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहा है वो वाला भी क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो अगर हम यहाँ पे इस इमेज को देखें तो इस इमेज के अंदर हमें क्लियरली तौर पे ये वाली जो है, ये सबसे ब्रॉडर एरिया जो है, ये वाला क्या नज़र आ रहा है, ये फंडस है। फंडस के बाद ये बॉडी है, बॉडी को हम कॉर्पस भी बोलते हैं, बॉडी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस भी बोलते हैं। उसके बाद ये वो हिस्सा जो सर्विक्स से पहले की तरफ नैरो हो रहा है, इसे इस्थमस बोलते हैं। इस्थमस मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इस्थमस जो है वो सबसे नैरो हिस्सा होता है किसी भी जगह के ऊपर। अगर हम इस्थमस की बात करें वो नैरो पार्ट लेंगे उसको हम। इसके बाद ये नीचे की तरफ ये सर्विक्स है, सर्विक्स की ये इंटरनल ऑस है, ये क्या है, इंटरनल ऑस, और ये वाली एक्सटर्नल ऑस है। हम बाद में डिटेल में पढ़ते हैं। नीचे की तरफ ये वजाइना है, और ये हमारे पास सबसे बड़ा वाला ब्रॉड लिगामेंट है। सबसे बड़ा ये क्या है, ब्रॉड लिगामेंट पड़ा हुआ है हमारे पास। और ब्रॉड लिगामेंट की कुछ लेयर है। ब्रॉड लिगामेंट, वो ब्रॉड लिगामेंट जो पेरीमीट्रियम के साथ अटैच है उसे हम क्या बोलते हैं, मीजोमीट्रियम बोलते हैं। ब्रॉड लिगामेंट का वो वाला पार्ट जो फ्लॉपियन ट्यूब के साथ अटैच है उसे मीजोसाल्पिंक्स बोलते हैं, और वो वाला पार्ट जो ओवरी के साथ अटैच है उसे मीजो ओवेरियम बोलते हैं। और इसी के अंदर से ब्रॉड लिगामेंट के पीछे की तरफ से ये हमारे पास राउंड लिगामेंट आ रहा होगा। ठीक है, और इसके बाद यहीं इस सर्वाइकल एंड से बेस ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट की तरफ से एक और लिगामेंट निकलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, यूट्रोसेक्रल लिगामेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ओवरी की एनाटॉमी देखना खास तौर पे बहुत ज़रूरी है कि ओवरी क्या होती है। ओवरी ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू, ओवरीज क्या होती है, ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट करती है विद द यूट्रस। ये लिगामेंट ओवरी की अटैचमेंट बना हुआ होता है। ज़रूरी नहीं है कि ओवरी जो है वो हमेशा यूट्रस की बिल्कुल साइड के ऊपर हो।
ओवरीज जो है यूट्रस की बैक साइड के ऊपर भी जा सकती हैं। ड्यू टू दैट लिगामेंट यूट्रस जो ओवरीज हैं ये थोड़ी बहुत ही मोबाइल हो जाती हैं। अगर हो सकती हैं कि मतलब कि स्टार्टिंग के अंदर ही अगर ये अपनी पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर ले तो इट्स नॉट नेसेसरी कि यूट्रस हमेशा बिल्कुल ट्रू लेटरल साइड के ऊपर पड़ी हो, ये थोड़ा सा ट्रू लेटरल साइड से ऊपर नीचे हो सकती हैं। तो यूट्रस का जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। इस सेंटर वाले पार्ट के अंदर मेडुला के अंदर वेसल्स होती हैं, क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं पड़ी हुई, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स ओवरी को सप्लाई दे रही होती हैं, तो इसे हम बोलते हैं ओवेरियन मेडुला। और ओवरी के जो साइड वाला स्ट्रक्चर है उसे हम क्या बोलते हैं, ओवेरियन कॉर्टेक्स। ये वाला स्ट्रक्चर ये क्या है, ओवेरियन कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स के ऊपर इतनी ज़्यादा ब्लड वेसल्स तो नहीं होती, लेकिन कॉर्टेक्स के ऊपर ये छोटे छोटे फॉलिकल्स पड़े होते हैं। याद रखें ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स तब ही बन जाते हैं जब फीमेल बेबी मदर की यूट्रस के अंदर होता है, उसी वक्त फॉलिकल बन जाते हैं। जितने भी फॉलिकल पूरी ज़िंदगी के अंदर यूटिलाइज होने होते हैं, फर्टाइल एज के अंदर यूटिलाइज होने होते हैं। फर्टाइल एज फीमेल की 33 ईयर्स के राउंड अबाउट है। 33 टू 35 ईयर्स जो है वो रिप्रोडक्टिव एज है फीमेल की, जिस एज के दौरान में फीमेल जो है बर्थ दे सकती है। तो हम यूँ बोलते हैं कि नॉर्मली तौर पे अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट ना हो तो एक्सपेक्टेड जो है वो 400 साइकिल एक्सपेक्टेड होते हैं उसकी। कितने, 400 साइकिल्स एक्सपेक्टेड होती हैं। तो ये जो हमारे पास फॉलिकल्स हैं ये शुरू से ही बच्चा जैसे ही पैदा होगा तो उसी वक्त से ओवरीज के अंदर मौजूद होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे टाइनी। और हर साइकिल के अंदर कुछ फॉलिकल्स जो हैं वो क्या करना शुरू कर देते हैं, ग्रो करना शुरू कर देती हैं। और इस ओवरी के बाहर की तरफ पड़ी होगी ये फ्लॉपियन ट्यूब। फ्लॉपियन ट्यूब के इस वाले एंड को फिम्ब्राई बोलते हैं। याद रखें जो फ्लॉपियन ट्यूब है वो डायरेक्टली अटैच नहीं है ओवरीज के साथ। फ्लॉपियन ट्यूब्स जो है वो डायरेक्टली अटैच नहीं है ओवरीज के साथ। ये जो है इसको सिर्फ कवर किया हुआ होता है, उस वक्त कवर करती है ये जब एग रिलीज होने वाला होता है। मैं आपको नेक्स्ट इमेज के अंदर इसकी वो दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास ये ओवरीज है और ओवरीज को यहाँ पे फ्लॉपियन ट्यूब की ये फिम्ब्रियाई जो है इस तरीके से कवर करती हैं। ये बेसिकली कैंसर सेपरेट की एक इमेज है, लेकिन इस इमेज से अच्छी डेमोन्स्ट्रेशन हो रही थी कि फ्लॉपियन ट्यूब्स ने ओवरीज के साथ कैसा कनेक्शन बनाया हुआ है। तो एज सच डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही एग रिलीज़ होने वाला होता है तो ये फ्लॉपियन ट्यूब्स जो है वो क्या आ जाती हैं, करीब आ जाती हैं ओवरी के, और इस ओवरी को ऊपर से कवर कर लेती हैं ताकि जो एग रिलीज़ हो वो डायरेक्टली तौर पे फ्लॉपियन ट्यूब के अंदर यहाँ पे रिलीज़ हो जाए। ठीक है, तो बॉडी है, बॉडी ऑफ द यूट्रस को कॉर्पस भी बोलते हैं। और कॉर्पस जो है वो सर्विक्स से ऊपर वाला हिस्सा होता है और ये स्मूथ मसल सेल से मिलके बना हुआ है। और सबसे मेजर जो बल्क है, सबसे जो मेजर वेट है यूट्रस का, वो इस कॉर्पस ने बनाना होता है। तो जो अडल्ट यूट्रस के अंदर होती है, अडल्ट यूट्रस के अंदर जो बॉडी होती है वो ज़्यादा वाइडर और लॉन्गर होती है सर्विक्स की निस्बत। ठीक है, अबाउट 2/3 ऑफ द यूट्राइन फंडल एंड द सर्विक्स लेंथ, यानी कि फंडस और सर्विक्स को अगर दोनों को इंक्लूड कर लिया जाए तो भी बॉडी का हिस्सा इन दोनों से ज़्यादा बनता है। इस्थमस हमारे पास क्या है, सबसे नैरोएस्ट पार्ट है यूट्रस का, और इस्थमस जो है वो सर्विक्स से ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है। तो वहाँ पे मैंने पहले भी बोला कि जो चीज़ नैरो होती है उसे सर्विक्स बोलते हैं। तो सर्विक्स जो है वो यूट्रस का 1/3 पार्ट है। ये फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू से मिलके बना हुआ होता है। फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू से मिलके बना हुआ होता है क्योंकि सर्विक्स ही है जिसने पार्चुरेशन के अंदर, पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी का जो प्रोसेस होना होता है उसके अंदर हेल्प करनी होती है। तो इस वजह से इसके टिश्यूज़ इलास्टिक होते हैं ताकि इसके अंदर से बेबी ईजीली पास कर सके। तो सर्विक्स जो है वो क्या है, फाइब्रो इलास्टिक टिश्यू से मिलके बना हुआ है। इसके 2 ट्रांजिशन पॉइंट्स होते हैं। एक वो पॉइंट है जहाँ पे सर्विक्स कनेक्ट कर रही है विद द बॉडी ऑफ द यूट्रस, और एक दूसरा पॉइंट है जहाँ पे सर्विक्स कनेक्ट कर रही है विद द वजाइना। तो इन दोनों पॉइंट के साथ जहाँ पर सर्विक्स कनेक्ट कर रही है विद द कॉर्पस और विद द बॉडी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑस। उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑस। और जो वजाइना के साथ कम्युनिकेट कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ऑस। और इन दोनों के दरमियान में जो कैविटी बनती है उस कैविटी को क्या बोलते हैं, उस कैविटी के बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। उस कैविटी को क्या बनते हैं, सर्वाइकल कैनाल। याद रखें, सर्वाइकल कैनाल के अंदर सर्वाइकल म्यूकस होता है। क्या होता है, सर्वाइकल म्यूकस होता है, जो बेसिकली फर्टिलाइजेशन विंडो ओपन करवाने और फर्टिलाइजेशन विंडो को क्लोज कराने के अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो जो सर्वाइकल कैनाल होती है ये फ्रीली कम्युनिकेट करती है विद द एंडोमेट्रियल कैविटी।
तो ये हमारे पास यूट्रस है, यूट्रस के साथ ये देखें फ्लॉपियन ट्यूब्स है। फ्लॉपियन ट्यूब कितनी नैरो है, ये फ्लॉपियन ट्यूब बहुत ही छोटी सी और नैरो सी होती हैं और यूजली तौर पर अल्ट्रासाउंड के ऊपर आइडेंटिफाई नहीं होती अनलेस 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 इसके अंदर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये देखें जहाँ पर ये फिम्ब्रियाई के साथ अटैच हो रही होती है तो उस पॉइंट के ऊपर ये फ्लॉपियन ट्यूब थोड़ी सी क्या होती है, डायलेटेड होती है, थोड़ी सी इनलार्ज होती है। तो ये फ्लॉपियन ट्यूब का पॉइंट जहाँ पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने हुए हैं इसे फिम्ब्रियाई बोलते हैं, इसे फिम्ब्रियाई बोलते हैं। और इसके बाद ये वाला हिस्सा जो फंदल शेप बना हुआ है, ये वाला हिस्सा, इसे इनफेंडिबुलम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इनफेंडिबुलम बोलते हैं। और ये जो सबसे जो यूट्रस वर्टिकल से हॉरिजेंटल हो गई है, बिल्कुल हॉरिजेंटल हो गई है, तो जो सबसे बड़े वाला हिस्सा बना है इसे एम्पुला बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। और इसके बाद जो नैरोएस्ट पार्ट आता है उसे क्या बोलते हैं, इस्थमस। इसे क्या बोलते हैं, इस्थमस ऑफ द फ्लॉपियन ट्यूब। तो यहाँ पर ये हम सर्विक्स की बात कर रहे थे, तो सर्विक्स का ये हिस्सा वो है जो कम्युनिकेट कर रहा है विद द सर्वाइकल कैनाल, और ये वाला इस्थमस है। और ये वो है जो कम्युनिकेट कर रहा है विद द वजाइना, जिसे हम एक्सटर्नल लॉस बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल लॉस के ऊपर इस तरह की ओपनिंग होती है जिसे हम नॉर्मली तौर पे यूं स्फिंक्टर बोलते हैं। तो जब ये लूज़ होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, जब फर्टिलाइजेशन विंडो ओपन होती है तो ये जो ओपनिंग है ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाती है, लूज़ होना शुरू हो जाती है, ताकि स्पर्म्स को एंट्री अलाउ हो जाए विद इन द कैविटी ऑफ द यूट्रस, और वहाँ से वो यहाँ पे एम्पुला के अंदर पड़े हुए जो एग था उसके पास जा सकें और फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है, ये देखें कि इसमें फिम्ब्रियाई ने किस तरीके से जो है फ्लॉपियन ट्यूब्स को फ्लॉपियन ट्यूब्स के फिम्ब्रियाई ने किस तरीके से ओवरीज को जो है वो कवर किया हुआ, डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं बनाई हुई। सो हमारे पास कुछ कट सेक्शन है यूट्रस के। यूट्रस का हमारे पास ट्रांसवर्स कट सेक्शन है। ट्रांसवर्स कट सेक्शन कैसा है, फॉर एग्जांपल ये एब्डोमिन है, तो एब्डोमिन के नीचे की तरफ सबसे पहले ये फैट की कुछ लेयर्स आएंगी डेफिनेटली, और उसके नीचे की तरफ क्या होगा, हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर बड़ा हुआ, यूरिनरी ब्लैडर के बाद नीचे की तरफ यूट्रस, और यूट्रस के साइड्स के ऊपर ये ओवरीज, और ओवरीज नीचे की तरफ क्या पड़ी हुई है, बॉवल लूप्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे नीचे की तरफ क्या है, फिर बैक। तो यहाँ पर देखें यूट्रस में एंटीरियर साइड के ऊपर सबसे पहले ये चीज़ क्या पड़ी हुई है, यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या पड़ी हुई है, यूरिनरी ब्लैडर। और ये क्या पड़ी हुई है, यूट्रस। ये क्या है, यूट्रस। यूट्रस के बाद ये ओवरीज पड़ी हुई हैं और फ्लॉपियन ट्यूब्स पड़ी हुई हैं, और नीचे की तरफ ये बॉबल लूप्स पड़ी हुई हैं जो सारी की सारी इसको कवर कर रही हैं। याद रखें जब भी हम अल्ट्रासाउंड करेंगे तो अल्ट्रासाउंड की प्रोब जो है हमारे पास वो कहाँ पड़ी होगी, बॉडी के इस एंटीरियर पार्ट के ऊपर पड़ी होगी। ठीक है, एंटीरियर पार्ट के ऊपर पड़ी होगी, और यहाँ से ये साउंड वेव इस तरीके से भेजेगा। तो हमें जो सबसे पहले चीज़ नज़र आएगी वो क्या नज़र आएगी, स्किन नज़र आएगी, क्योंकि सबसे पहले साउंड वेव्स कहाँ से गुजरी, स्किन से गुजरी। ठीक है, और स्किन के नज़र आने के फ़ौरन बाद क्या चीज़ नज़र आएगी, यूरिनरी ब्लैडर नज़र आएगा। क्या नज़र आएगा, यूरिनरी ब्लैडर नज़र आएगा। और उसके बाद हमें नीचे की तरफ क्या नज़र आएगी, यूट्रस। ये वाली, ये यूट्रस है। ठीक है, ये हमारे पास ये इस पॉइंट के ऊपर, पेल्विस के पॉइंट के ऊपर का क्या है, ट्रांसवर्स कट सेक्शन। और ये हमारे पास क्या है, सैजिटल कट सेक्शन है। सैजिटल कट सेक्शन के अंदर देखें ये बॉडी का कौन सा पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है, और ये बॉडी का कौन सा पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है। तो अगर हम प्रोब यहाँ पे रखते हैं अल्ट्रासाउंड की, ठीक है, तो यहाँ से साउंड वेव्स जो है वो क्या होंगी, इमिट होंगी। तो सबसे पहले ये किसके साथ जाएंगी, ब्लैडर के साथ। ब्लैडर के पीछे की तरफ बिल्कुल क्या पड़ी हुई है, यूट्रस पड़ी है। यूट्रस के पीछे की तरफ क्या पड़ी है, हमारे पास लार्ज बावल लूप्स पड़ी हुई। ठीक है, तो सबसे पहले ओपनिंग भी किसकी आएगी, यूरिथ्रल ओपनिंग आएगी, फिर क्या आएगी, फिर वजाइनल ओपनिंग आएगी, और फिर क्या आएगी, फिर बावल लूप्स की ओपनिंग आएगी। याद रखें वजाइना की जो ओपनिंग है ये यूट्रस के साथ एक 90 डिग्री का या स्लाइटली लेस देन 90 डिग्री का क्या बनाती है, एंगल बनाती है। और ये हमारे पास यूट्रस ये क्रोनल शेप के अंदर है पूरी की पूरी। तो ये वाला कौन सा कट सेक्शन हो गया हमारे पास, क्रोनल कट सेक्शन हो गया। तो ये हमारे पास यूट्रस है। यूट्रस विद रेफरेंस टू द इनलार्जिंग जो है वो उसके अंदर फीटस है, यूट्रस इनलार्ज कर रही है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे देखें यूट्रस किस पॉइंट तक थी, सिर्फ इस पॉइंट तक आ रही थी। ठीक है,
और अब नेक्स्ट इमेज के अंदर अगर आप यूट्रस को देखेंगे तो यूट्रस देखें अप्रॉक्सीमेटली ज़ीफाइड प्रोसेस तक पहुंचने वाली है, पहले यहाँ पे थी इस पॉइंट के ऊपर, तो इतना ज़्यादा एक्सपैंड हुई है यूट्रस ने। तो याद रखें जब यूट्रस के अंदर फीटस ग्रो कर रहा होगा, प्रेग्नेंट यूट्रस होगी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर पुट करेगी बाकी के एडजेसेंट ऑर्गन्स के ऊपर। और तो क्या होगा उसके अंदर जो यूरिनरी ब्लैडर पड़ा हुआ है उसके आगे की तरफ, उसके ऊपर प्रेशर पुट होगा सबसे पहले, ठीक है। फिर नीचे की तरफ जो पड़ी हुई पीछे की तरफ जो है वो बावल लूप्स हैं, बावल लूप्स के ऊपर प्रेशर पुट होगा। तो इसी तरह हमारे पास जो एनल स्फिंक्टर्स वगैरह हैं तो उनके ऊपर प्रेशर पुट होगा, जिसकी वजह से नॉर्मल है कि यूट्रस प्रेगनेंसी के अंदर नॉर्मली है कि प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो कॉन्स्टिपेशन वगैरह इट्स अ वेरी यूजुअल थिंग। तो सोनोग्राफी का अपेयरेंस क्या है, यूट्रस एक्चुअल में अल्ट्रासाउंड के ऊपर नज़र कैसे आती है। यूट्रस को हम देखने के लिए डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यूज़ करते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर फिल होना चाहिए। क्यों यूरिनरी ब्लैडर फिल होना चाहिए भाई, इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ अभी कि ये देखें, लेट्स सपोज दिस इज़ यूट्रस, यूट्रस के आगे की तरफ ये यूरिनरी ब्लैडर पड़ा हुआ है और ये क्या पड़ी हुई है, बावल लूप्स, और ये आगे की तरफ डोमिन है और ये बैक साइड के ऊपर हमारे पास अल्ट्रासाउंड की प्रोब इधर पड़ी हुई है, ठीक है। ये नॉर्मल तौर पे यूट्रस यूरिनरी ब्लैडर है। अब यहाँ पे क्या है, ये सारी की सारी बावल लूप्स पड़ी हुई हैं, यहाँ पे सारी की सारी क्या पड़ी हुई हैं, बावल लूप्स पड़ी हुई हैं, आगे की तरफ आई हुई हैं, और यहाँ के ऊपर फैट्स भी है, एब्डोमिनल फैट वगैरह और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, जो बावल लूप्स है, गैस है, उससे अल्ट्रासाउंड की वेव्स जो हैं वो इतनी अच्छे तरीके से पास नहीं हो पाती, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पर अगर प्रोब रखेंगे तो ये वाली जगह के ऊपर टकरा के मैक्सिमम जो है रिफ्लेक्शन हो जाएगी, और जो साउंड वेव्स हैं वो यूट्रस तक यहाँ पे नीचे की तरफ नहीं पहुँच सकेंगी, ठीक है। दोबारा से बताता हूँ कि बेसिकली अल्ट्रासाउंड का इमेज बनता है, आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, एकॉस्टिक इम्पीडेंस की वजह से। तो सॉफ्ट टिश्यू और गैस का एकॉस्टिक इम्पीडेंस बहुत पुअर है, ठीक है ना, जिसकी वजह से एकॉस्टिक इम्पीडेंस ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है। जितनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगी तो उसके नीचे की तरफ साउंड वेव पास नहीं कर सकेंगी, तो सारी की सारी रिफ्लेक्शन इस लेवल पे ही हो जाती है, शुरू के लेवल के ऊपर ही हो जाती है, तो यूट्रस तक तो पहुंचती ही नहीं है। अगर पहुंचती भी हैं तो बहुत पुअर साउंड वेव्स पहुंचती हैं, जो शुरू में ही टकरा के वापस चली जाती हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अटेन नहीं हो सकती। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यूट्रस तो उतना ही रहना साइज़, यूरिनरी ब्लैडर को फिल करा देते हैं। यूरिन जब आ जाएगा तो ये फिल हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बावल लूप्स हैं जो यहाँ पे पड़ी हुई थी पहले इस जगह के ऊपर, ये ऊपर की तरफ चली जाएंगी और इंटरफेयर नहीं करेंगी, और वाटर में से साउंड वेव बड़े आराम से गुजर जाती है। तो यूरिन क्या है, वाटर है, तो यहाँ से साउंड वेव इजीली गुजरेगी और बड़ी अच्छी इंटेंसिटी की, बड़ी अच्छी एनर्जी की जो है वो साउंड वेव यूट्रस तक जाएंगी और मैक्सिमम एनर्जी के साथ वापस आएंगी, जिसकी वजह से हमें बहुत अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का इमेज बनेगा। तो ट्रांसवर्स जो है जो प्लेन होता है उसमें सर्विक्स भी हमें जो है वो नज़र आती है सेंट्रल पोजीशन के अंदर। तो हमें ट्रांसड्यूसर को जो है वो हमेशा एंगल देना पड़ता है थोड़ा सा, या तो सर्विक्स की तरफ या ओवरीज की तरफ, दोनों को देखने के लिए। नॉर्मली तौर पे हम इमेजेस देखते हैं कैसे नज़र आती हैं। तो ये सबसे पहले हमारे पास इमेजेस हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे प्रोब हमारे पास कहाँ पड़ी हुई है, यहाँ पे ये इंटीरियर साइड है बॉडी की, ठीक है। यहाँ पे प्रोब पड़ी हुई है, यहाँ पे प्रोब पड़ी हुई है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या नज़र आएगी हमें, स्किन। यहाँ पे क्या नज़र आएगी, स्किन नज़र आएगी। स्किन के बाद यहाँ पे क्या होगा, सबक्यूटेनियस फैट्स, सबक्यूटेनियस फैट्स नज़र आएंगी। उसके बाद ये नीचे की तरफ ये बड़ा सारा क्या नज़र आ रहा है हमारे पास, इतना बड़ा सारा, ये है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर है, ये ब्लैक नज़र आ रहा है। ये ब्लैक इस वजह से नज़र आ रहा है क्योंकि फ्लूइड जो है वो अल्ट्रासाउंड के ऊपर बिल्कुल क्या नज़र आता है, ब्लैक नज़र आता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, एनइक्विक। एनइक्विक का ये मतलब हुआ कि किसी किस्म का कोई शेडो नहीं दिया, ठीक है, किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। क्यों? क्योंकि वाटर से किसी किस्म की साउंड वेव रिफ्लेक्ट हुई ही नहीं। जब वाटर से किसी भी किस्म की साउंड वेव रिफ्लेक्ट नहीं हुई तो इसका मतलब है किसी भी किस्म का इमेज भी नहीं आया। तो ये जो ब्लैक नज़र आ रहा है ये बेसिकली इमेज नहीं है, ये बैकग्राउंड जो है। ये देखें, ये वो जगह है जहाँ से हमारे पास साउंड वेव गुजर रही है, इतनी इतनी। इस एरिया को हमारे पास जितना मैं रेड के अंदर हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ तक साउंड वेव गई है। ये वाला एरिया साउंड वेव नहीं गई, लेकिन ये भी ब्लैक नज़र आ रहा है। क्यों ब्लैक नज़र आ रहा है ये वाला?
क्योंकि ये बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड के ऊपर इमेज बन रहा है। तो हमारे पास ये वाला एरिया जो ब्लैक नज़र आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर किसी किस्म का कोई इमेज नहीं बना, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एनिक्विक। और वाटर क्यों है, वाटर के अंदर से किसी किस्म की साउंड वेव की रिफ्लेक्शन नहीं होती। तो जब साउंड वेव की रिफ्लेक्शन ही नहीं होगी तो किसी किस्म का कोई इमेज भी नहीं बनेगा। तो जब इमेज नहीं बना तो क्या हुआ, उसके नतीजे के अंदर जब इमेज नहीं बना तो वो सारा के सारा ब्लैक हो गया। तो हमें इसी वजह से जो वाटर जो है वो अल्ट्रासाउंड के ऊपर कैसा नज़र आता है, ब्लैक नज़र आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनेक्विक बोलते हैं। तो ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर था। तो हमने लास्ट वाले इमेज के अंदर पढ़ा था कि ट्रांसवर्स अगर इमेज हो, अब हम जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, अगर ट्रांसवर्स इमेज हो, ये सबसे पहले ये क्या है, ये बॉडी वॉल है, ये उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर नज़र आएगा, फिर बाद में यहाँ पे यूट्रस नज़र आएगी, यहाँ पे ओवरीज नज़र आएंगी, और यहाँ नीचे की तरफ बावल लूप्स नज़र आएंगी। ऐसा ही था। तो ये हमारे पास नज़र आ गया यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के बाद नीचे की तरफ ये हाइपोइक्विक हल्की काली सी ग्रे कलर की जो है एक चीज़ नज़र आ रही है, और उसके अंदर ये ब्राइट सी छोटी सी लाइन नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये क्या है, यूट्रस। ये हमारे पास क्या है, यूट्रस। और इस यूट्रस के ऊपर ये वाली जो हमारे पास लाइन है, ये क्या है, एंडोमीट्रियम, एंडोमीट्रियल कैविटी है ये यूट्रस के अंदर। ठीक है, ये ट्रांसवर्स इमेज है। ये कैसा इमेज है, ट्रांसवर्स इमेज है। इसी का हमने सैजिटल इमेज लिया है। तो सैजिटल इमेज के अंदर क्या आता था, सबसे आगे की तरफ हमें क्या आएगा, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के बाद ऊपर की तरफ ये यूट्रस है पूरी की पूरी, ये जो मैं लाइन हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारी की सारी। ठीक है, ये अब मैं सर्विक्स वाले पार्ट को हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो जैसे मैंने हल्का सा थिक हाईलाइट किया, ये क्या है, ये सर्विक्स है। और ये जो कैविटी जा रही है पीछे की तरफ, दिस इज़ वजाइना, दिस इज़ वजाइना। ठीक है, तो ये इसके अंदर ये वाला ब्राइटर पार्ट इसे आपको नज़र आ रहा है, ये एरो भी लगा हुआ है, ये जिसको मैंने भी हाईलाइट किया। तो ये क्या है हमारे पास, दिस इज़ एंडोमीट्रियम, दिस इज़ एंडोमीट्रियम। और ये पूरी की पूरी यूट्रस है, ये यूट्रस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, या इसे क्या बोलेंगे, सैजिटल सेक्शन। ठीक है, या इसे क्या बोलेंगे, सैजिटल सेक्शन। तो ये क्या है, ये वाला एक्सियल सेक्शन है, या ये क्या है, ट्रांसफर सेक्शन है। डिपेंड करता है, दो तरीकों से हमने प्रोब रखी है, एक में ट्रांसवर्स प्रोब रखी है और एक में लॉन्गिट्यूडनल प्रोब रखी है। ये हम प्रोब ट्रांसवर्स रखी है, ये लॉन्गिट्यूडनल रखी है, ये हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखेंगे। फिलहाल आप ये याद रखें कि हमारे पास ये लॉन्गिट्यूडनल इमेज आ रहा है और ये ट्रांसवर्स इमेज आ रहा है। दोनों में सबसे पहले अगर हमने एब्डोमेन पे प्रोब रखी है तो सबसे पहले हमें ऊपर की तरफ क्या नजर आएगी, यहाँ पे स्किन डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे प्रोब पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या है, स्किन, स्किन के ऊपर क्योंकि पड़ी है। फिर ये फैट्स हैं, ये सारी की सारी इतना पोर्शन, ये क्या है, सबक्यूटेनियस फैट्स। ये सारी की सारी क्या है, सबक्यूटेनियस फैट्स हैं। और इन सबक्यूटेनियस फैट्स के नीचे की तरफ ये क्या है, एनिक्विक, ये यूरिनरी ब्लैडर हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा इमेज है। सबसे पहले हमने इस इमेज को थोड़ा सा जूम किया हुआ है, तो ये वाला हिस्सा हमें क्या नज़र आ रहा है, ये वाला हिस्सा हमें नज़र आ रहा है फैट्स। ये क्या नज़र आ रही है, सबक्यूटेनियस फैट्स नज़र आ रही है। इसके बाद ये ब्लैक एरिया है, लार्ज बड़ा सारा ब्लैक एरिया है, ये क्या है भाई, ये यूरिनरी ब्लैडर है। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, क्योंकि स्किन के बाद नीचे की तरफ दूसरी चीज़ क्या पड़ी हुई थी, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के बाद नीचे की तरफ ये अगर देखें इसको, तो ये एक जैसा एरिया बिल्कुल नज़र आ रहा है, हाइपोइक्विक, हाइपोइक्विक बोलते हैं कम काले को। तो ये क्या हमारे पास नज़र आ गई, यूट्रस। इस यूट्रस के अंदर ये देखें, ये छोटा सा ब्राइट एरिया ये नज़र आ रहा है, इसे एंडोमीट्रियम बोलते हैं। ये क्या है, एंडोमीट्रियम। ठीक है, एंडोमीट्रियम के बाद ये बाहर की तरफ देखें तो ये ब्लैक ब्लैक एरियाज नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे दोनों तरफ। ठीक है, इसके अंदर सेप्टेशंस भी हैं। तो ये क्या है, ओवरीज हैं। ठीक है, ये ओवरीज ऐसे क्यों नज़र आ रही हैं, ये ओवरीज के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे बड़ी ब्रीफली करके। तो फिलहाल ये यूट्रस के साइड्स के ऊपर नज़र आ रही हैं, तो ओवरीज हैं। फ्लॉपियन ट्यूब्स बहुत छोटी होती हैं, बहुत नैरो होती हैं, तो वो हमें हमारे पास किसी भी किस्म का कनेक्शन बनाती हुई नज़र नहीं आती, अनलेस हमारे पास बहुत अच्छी हाई रेजोल्यूशन मशीन ना हो, या फ्लॉपियन ट्यूब के अंदर किसी किस्म का इन्फेक्शन ना हो, या इन्फ्लेमेशन ना हो उनकी, या उनके अंदर फ्लूइड की मौजूदगी ना हो, तो वो हमें नज़र नहीं आती। नेक्स्ट, सेम इमेज हमारे पास ट्रांस एब्डोमिनल जो है, यहाँ पर हमारे पास प्रोब पड़ी हुई है इस तरह से। ठीक है, तो ये बोली क्या आ रही हैं, सारे के सारे, ये ऊपर की तरफ स्किन थी, स्किन के बाद नीचे की तरफ ये सबक्यूटेनियस फैट्स। ठीक है, फैट्स के बाद ये क्या है हमारे पास, ये वाला पड़ा हुआ है, ये वाला यूरिनरी ब्लैडर पड़ा हुआ है,
यूरिनरी ब्लैडर के बाद ये ट्रांसवर्स इमेज है यूट्रस का, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, ये सर्विक्स है, ये क्या चीज़ है, सर्विक्स है। और ये क्या है हमारे पास ब्राइटर लाइन नज़र आ रही है, ये दिस इज़ एंडोमेट्रियम एंड दिस इज़ वजाइना। ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है, ये वजाइना है। वजाइना हमें कैसी नज़र आती है, ये हम, ये एक और इमेज है जिसके अंदर जो है वो यूट्रस दिखाई गई है। तो ये सबसे पहले क्या है, ये इंटीरियर पार्ट है, और ये वाला कौन सा पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। और इस पार्ट के अंदर सबसे पहले ये ऊपर की तरफ ये वाले सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, सबक्यूटेनियस फैट्स नज़र आ रही हैं जो ब्राइट है। और उसके बाद नीचे की तरफ ये जो हाइपोइक्विक है, हल्के ब्लैक है, यूरिनरी ब्लैडर से ऊपर ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ भी हैं इसके अंदर। और ये नीचे की तरफ जो ब्लैक नज़र आ रहा है हमें, ये एज़ यूजुअल यूरिनरी ब्लैडर, बड़े फेमिलियर हो गए हैं अब हम इससे। और इसके बाद नीचे की तरफ ये यूट्राइन जो है वो कैविटी नज़र आ रही है। सबसे पहले जो ऊपर की तरफ वाला ये वाला एरिया है, तो ये क्या है, यूट्राइन फंडस, ये क्या है, यूट्राइन फंडस। और ये दरमियान वाला हिस्सा जो है ये क्या है हमारे पास, यूट्राइन बॉडी। और ये जो ब्राइट सी लाइन नज़र आ रही है हमें, ये क्या है, एंडोमीट्रियम। एंडोमीट्रियम के बाहर की तरफ वाला जो एरिया है, ये वाली जो लेयर ब्राइटर ब्राइटर नज़र आ रही है, ये सारी की सारी, तो ये क्या है हमारे पास, मायोमीट्रियम। ये क्या है हमारे पास, ये दिस इज़ मायोमीट्रियम। मायोमीट्रियम के बाद नीचे की तरफ ये वाली जगह क्या है, ये सर्विक्स। और ये क्या है हमारे पास, दिस इज़ वजाइना। तो ये डिटेल इमेज डिस्क्रिप्शन है कि हमारे पास कहाँ से क्या क्या चीज़ें जो है नज़र आती हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को कौन सी चीज़ कहाँ पे नज़र आ रही है, कैसी नज़र आ रही है, हम इस पर फर्दर जो है वो डिटेल के अंदर भी देखने लगे हैं। सो ये हमारे पास इमेज है दोबारा। तो इसमें इस सबसे पहले इस इमेज के अंदर हमारे पास यूट्रस का कौन सा इमेज आ रहा है, ये दिस इज़ एक्सियल कट सेक्शन, ये वाला एक्सियल इमेज आ रहा है ये। और इसके अंदर ये ब्राइटर लाइन नज़र आ रही थी, तो ये क्या है, एंडोमीट्रियम। याद रखें एंडोमीट्रियम के बाहर की तरफ यूट्रस तक का एरिया, इतना एरिया, ये क्या है, मायोमीट्रियम है। ये क्या है, मायोमीट्रियम है सारी की सारी, ठीक है। इसकी डिटेल में मायोमीट्रियम की लेयर्स भी आती हैं डेफिनेटली कि वो किस तरह से हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या है हमारे पास, यूरिनरी ब्लैडर है, दिस इज़। सो ये हमारे पास इसके अंदर दोबारा वही ये यूट्रस की लाइन नज़र आ रही है, यहाँ तक ये यूट्रस है। ये वाला एरिया क्या है, दिस इज़ फंडस। और ये उसके अंदर दरमियान में ब्राइट नज़र आ रही है, ये क्या है, एंडोमीट्रियम। और एंडोमीट्रियम के बाहर की तरफ यहाँ से लेके यहाँ तक वाला एरिया पूरी यूट्रस के अंदर, ये क्या है, मायोमीट्रियम। और ये हमारे पास कौन सा एरिया नज़र आ रहा है, दिस इज़ सर्विक्स। और ये हमारे पास जो है ये एरिया क्या है, वजाइना, ठीक है। वजाइना एक नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर ये राइट साइड के ऊपर ओवरी नज़र आ रही है, राइट ओवरी, ठीक है। और ये यूट्रस का पार्ट नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, यही वाली लेफ़्ट ओवरी नज़र आ रही है, ठीक है। और ये यूट्रस का पार्ट नज़र आ रहा है। उसके बाद लेयर्स ऑफ यूट्रस हैं। यूट्रस के अंदर सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर है वो क्या है, एंडोमीट्रियम है। एंडोमीट्रियम जो है वो इंपॉर्टेंट लेयर क्यों है, क्योंकि एंडोमीट्रियम ही वो लेयर है जिसने मेंस्ट्रुएशन के दौरान एक फंक्शनल रोल प्ले करना होता है, या तो ग्रो करना होता है या तो शेड करना होता है। तो एंडोमीट्रियम क्या है, ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन है। एंडोमीट्रियम म्यूकस मेम्ब्रेन है जो हमारे पास, जिसके अंदर जाकर इम्प्लांटेशन होनी है ब्लास्टोसिस्ट की, जिसके अंदर इम्प्लांटेशन होनी है ब्लास्टोसिस्ट की, या जिसे हम बोलते हैं कि वो गैमीट की, ये फर्टिलाइज्ड ओवम जो हुआ होता है वो जब ग्रोथ कर रहा होता है तो उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो वो अल्टीमेटली आके इस एंडोमीट्रियम के अंदर इम्प्लांट होती है। तो ये क्या है, ये जो बॉडी है और फंडस की उसको लाइन करती है। ये जो ये वाला एरिया नज़र आ रहा है, ये सारी की सारी क्या है, ये एंडोमीट्रियम है। ये सारी की सारी क्या है, एंडोमीट्रियम है। इसकी दो लेयर्स होती हैं, एक फंक्शनल लेयर होती है और एक बेसल लेयर होती है। फंक्शनल लेयर को स्ट्रेटम फंक्शनैलिस बोलते हैं। स्ट्रेटम फंक्शनैलिस जो है वो क्या होता है, उसके अंदर एंडोथीलियल ग्लैंड्स और स्टोमा, दो चीज़ें मौजूद होती हैं। और इसको स्पाइरल आर्टरीज जो है सप्लाई कर रही होती हैं, और वापस जो सप्लाई ले भी रही होती हैं वो भी इससे स्पाइरल वेन्स ले रही होती हैं। इसकी डिटेल हम ब्लड सप्लाई वाले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, जो वीडियो मौजूद है। तो ये फर्दर डिवाइड करते हैं एंडोमीट्रियम को कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी जोन के अंदर। दो जोन होते हैं, कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी जोन के अंदर ये मेंस्ट्रुएशन के दौरान शेड कर जाती है, और एस्ट्रोजन जो है और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो इसकी ग्रोथ के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन होती है, मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस आया, एंडोमीट्रियम शेड हो रही थी। जब एंडोमीट्रियम शेड हो रही थी तो ये ब्लीडिंग वाला प्रोसेस हो रहा था सारे का सारा, ठीक है। इसके बाद
प्रोलिफरेटिव फेज आई, एंडोमेट्रियम ने आहिस्ता आहिस्ता क्या करना शुरू किया, ग्रो करना शुरू किया, ऊपर की तरफ गए। स्पाइरल आर्टरीज की ग्रोथ देखो दोबारा से क्या हो गई है, शुरू हो गई स्पाइरल आर्टरीज और वेल्स की ग्रोथ। तो एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर डेवलप होना शुरू हो गई, ठीक है। ये अभी क्या था, एंडोमेट्रियम का एस्ट्रोजन का इफेक्ट था। इसके बाद ये भी एस्ट्रोजन का इफेक्ट था, क्योंकि यहाँ तक अभी तक ओवुलेशन नहीं आई, ठीक है। तो ये वाला सॉरी ये एस्ट्रोजन का इफेक्ट था, ये वाला ओवुलेशन आ गई। ओवुलेशन के बाद सारा इफेक्ट किसका शुरू हो गया, प्रोजेस्टेरॉन का। प्रोजेस्टेरॉन ने इसकी ग्रोथ को मज़ीद ऊपर की तरफ लेके गया, ठीक है। मज़ीद उसकी ग्रोथ ऊपर जा रही है, मज़ीद जो है स्पाइरल आर्टरीज की ग्रोथ क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। और उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज शुरू हो गई, तो उसके अंदर भी ये क्या करती है, ग्रोथ ऊपर जाती जाती है, जाती रहती है, और अल्टीमेटली क्या हो जाती है, ग्रोथ 28 डे के ऊपर जाके मैक्सिमम ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। स्पाइरल आर्टरीज की भी और फंक्शनल लेयर की भी। जिस जगह पर जाके जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो है वो ख़त्म हो जाता है, और जिसके बाद जाके दोबारा से मेंस्ट्रुएशन होना शुरू हो जाती है। इसकी डिटेल्स जो है हम वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सो जो बेजल लेयर है, इसके अंदर क्या है कि बेजल लेयर के ऊपर ब्लाइंड एंडेड डक्ट्स और ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। इसे बेजिलर आर्टरीज सप्लाई करती हैं बेजल लेयर्स को, और ये क्या करती है, इंटरफेयर करती है मायोमीट्रियम के साथ। मायोमीट्रियम के साथ इसका कनेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल ये देखें कि ये जो है हमारे पास ये बेजल लेयर है, इस बेजल लेयर के ऊपर ये फंक्शनल लेयर लगी हुई होती है, और इसके नीचे की तरफ ये सारे के सारे क्या है, ये दिस इज़ मायोमीट्रियम। तो बेजल लेयर डायरेक्टली तौर पे मायोमीट्रियम के साथ कनेक्शन बना रही होती है, फंक्शनल लेयर उसके साथ कनेक्शन नहीं बनाती। और इसकी थिकनेस जो है थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल सेम रहती है। सिर्फ एंडोमेट्रियम के अंदर जो फंक्शनल लेयर है उसकी थिकनेस जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। बाकी सारी लेयर्स की जो है वो थिकनेस वो क्या रहती है, सेम रहती है। ये ब्लड सप्लाई दिखाई हुई है कि यूट्राइन आर्टरी है, यूट्राइन आर्टरी की ब्रांचेस जो है वही सर्विक्स और वजाइना को भी सप्लाई कर रही हैं, ठीक है। और वही जो जाके फंडस तक सप्लाई कर रही हैं, पूरी की पूरी यूट्रस को सप्लाई दे रही हैं, लेयर्स ऑफ यूट्रस को, और जाके नॉस्ट्रोमोस कर रही हैं ट्यूबल आर्टरीज और ओवेरियन आर्टरीज के थ्रू। ये वाली जो हम ब्लड सप्लाई है, ये डिटेल के अंदर हम ब्लड सप्लाई ऑफ यूट्रस के वाली वीडियो के अंदर देख चुके। इसके बाद हमारे पास मायोमीट्रियम है। मायोमीट्रियम जो है एक बड़ी थिक लेयर होती है, यूट्रस की सबसे थिकेस्ट लेयर है। और ये क्या है, ये स्मूथ मसल से मिलके बनी हुई लेयर है, और इसके अंदर खुद से 3 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर वाली लेयर होती है इनर लेयर। इनर लेयर वो लेयर है जो बेजल लेयर के साथ कनेक्शन बना रही है। ये अगर बेजल लेयर थी तो बेजल लेयर के ऊपर ये फंक्शनल थी, तो इसके पास ये वाली जो लेयर ने कनेक्शन बनाया था सबसे पहले, तो ये कौन सी लेयर थी, इनर लेयर ऑफ मायोमीट्रियम। इस इनर लेयर ऑफ मायोमीट्रियम के बाद ये मिडल लेयर आएगी, ठीक है, और उसके बाद ये क्या आएगी, आउटर लेयर आएगी। तो ये पूरी की पूरी क्या होगी, मायोमीट्रियम होगी। तो जो हमारे पास इनर लेयर होती है ये कंपैक्ट हाइपोइक्विक लेयर होती है, यानी कि अल्ट्रासाउंड के ऊपर ये कैसी नज़र आती है, हाइपोइक्विक। हाइपोइक्विक बोलते हैं डार्क ग्रे, डार्क ग्रे या लेस ब्लैक, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोइक्विक बोलते हैं। और इसका ये हाइपोइक्विक होना होता क्यों है, हाइपोइक्विक होना इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल्स बड़ी तादाद के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। और इस हाइपोइक्विक को हम बोलते हैं सब एंडोमीट्रियल हालो। सब का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ। सब का मतलब होता है नीचे की तरफ। सब एंडोमीट्रियल हालो का मतलब हो गया कि एंडोमीट्रियम के नीचे एक हाइपोइक्विक या डार्क ग्ले कलर का जो हालो बन रहा है। और उस हालो बनने का मकसद क्या है कि एंडोमीट्रियम के नीचे जो मायोमीट्रियल वेसल्स बड़ी कसरत से मौजूद हैं, जिसको हम रेडियल आर्टरीज बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडियल आर्टरीज बोलते हैं। तो इस सब एंडोमीट्रियल हालो के अंदर जो वेसल मौजूद होगी वो कौन सी वेसल मौजूद होगी, रेडियल आर्टरीज मौजूद होगी। इसके रेफरेंस के लिए ब्लड सप्लाई ऑफ यूट्रस वाले आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं। और ये क्या होती है कि एंडोमेट्रियम को जो है वो सराउंड करती है। ये लेयर जो है इनकंसिस्टेंटली विजुअलाइज होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर यूट्राइन अल्ट्रासाउंड के ऊपर ये वाली लेयर जो है विजुअलाइज्ड हो, लेकिन याद रखें कि जब ये नज़र आ रही हो तो इस हाइपोइक्विक एरिया को हमने एंडोमेट्रियम की मेजरमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं करना। याद रखें अगर ये एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम ये पड़ी हुई है सेंटर के अंदर, तो ये पीछे की तरफ यहाँ पे हाइपोइक्विक आ रहा है, तो आपने एंडोमेट्रियम मेजर करते हुए सिर्फ इतना एरिया लेना है, ये वाला एरिया इंक्लूड नहीं करना, कभी भी नहीं करना, ठीक है। तो मिडल लेयर है। मिडल लेयर जो है वो सबसे थिकेस्ट है, जैसे कि यहाँ पे भी देखें कि मैंने यहाँ पे सबसे थिकेस्ट लेयर ही बनाई है। तो मिडल लेयर जो है वो सबसे
थिकेस्ट कंपोनेंट है मायोमीट्रियम का, जो जंक्शनल जोन और आर्कुएट आर्टरीज के दरमियान में मौजूद होती है। और आउटर लेयर के अंदर क्या होती है, आर्कुएट आर्टरीज मौजूद होती हैं थिन के अंदर, जो बड़ी सर्कमफेरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पड़ी होती हैं। यानी कि ये अगर आउटर लेयर है तो यहाँ पे सारी की सारी आर्कुएट आर्टरीज मौजूद होंगी। और आपको पता है आर्कुएट आर्टरीज जो है वो क्या, कौन सी ब्रांच दे रही हैं, रेडियल आर्टरीज की ब्रांचेस दे रही हैं। तो ये हमारे पास है कि ये सबसे पहले की तरफ ये क्या पड़ी हुई है, ब्राइट सबसे, ये एंडोमेट्रियम है। ये नीचे की तरफ ये सर्विक्स है, ये वाला एरिया सर्विक्स का आ गया। तो ये यूट्रस है। ये इमेज थोड़ा सा अनयूजुअल लगेगा आपको इस वजह से क्योंकि ये टीवीएस का इमेज है। तो ये हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे कि ये इस तरह से इमेज क्यों है। तो इस ब्राइट एरिया या एंडोमेट्रियम के बाहर की तरफ अगर आप देखें तो ये छोटा सा ये हाइपोइक्विक एरिया इस तरह से नज़र आ रहा है, हल्का सा ब्लैक 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 बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, दिस इज सब एंडोमेट्रियल हालो। और यहाँ पर रेडियल आर्टरीज पड़ी हैं, इस वजह से ये ऐसा नज़र आ रहा है, इस वजह से ये इस तरह का हाइपोइक्विक नज़र आ रहा है या डार्क ग्रे कलर का नज़र आ रहा है। ठीक है, याद रखें ये हर जगह के ऊपर डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास ये जो है यूट्रस की क्या है, आउटर लेयर पड़ी हुई है। ये एंडोमेट्रियम थी हमारे पास। ठीक है, ये यूट्रस की बाउंड्री है, ये सारी की सारी। ठीक है, और ये देखें यूट्रस की आउटर लेयर के पास ये छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक ये स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं। तो ये जो छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर्स हैं, ये छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर्स जो हैं ये मायोमीट्रियल ब्लड वेसल्स हैं। और इस लेवल के ऊपर जो है वो मायोमीट्रियम की कौन सी ब्लड वेसल्स पड़ी हुई होती हैं, आर्कुएट आर्टरीज। तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे हाइपोइक्विक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ब्लड है तो इस वजह से ये ब्लैक नज़र आ रहे हैं और राउंडेड नज़र आ रहे हैं। तो दीज आर द आर्कुएट आर्टरीज। ठीक है, आर्कुएट आर्टरी है जो सर्कमफेरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आउटर मार्जिन ऑफ द यूट्रस के बिल्कुल पास पड़ी हुई हैं ये सारी की सारी। आर्कुएट आर्टरीज के अंदर याद रखें कैल्सिफिकेशन हो सकती है, ख़ास तौर पे ओल्डर एज के अंदर, जब पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल हो और डायबिटिक फीमेल हो, ठीक है, हाइपरटेंसिव फीमेल हो, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसे हमने कैल्सिफाइड फाइब्राइड से डिफ्रेंशिएट करना होता है। ये यानी कि कैल्सिफिकेशन याद रखें, कैल्सिफिकेशन हर उस जगह पे हो सकती हैं जहाँ जहाँ पर ब्लड मौजूद होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो कैल्शियम का ट्रांसफ़र हो रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह, वो थ्रू ब्लड हो रहा होता है। तो ब्लड के अंदर जिस जगह पे ब्लड जा रहा है, तो ब्लड तो बॉडी के अंदर किसी भी जगह पे जा सकता है, तो कैल्सिफिकेशन भी किसी भी जगह पे हो सकती है। तो आर्कुएट आर्टरी के अंदर अगर कैल्सिफिकेशन हो रही हैं तो इसका मतलब है ब्लड के अंदर कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो रही है। तो ये ओल्डर एज के अंदर भी हो सकता है, डायबिटिक फीमेल्स के अंदर भी हो सकता है, हाइपरटेंसिव फीमेल्स के अंदर भी हो सकता है। तो ये जो है कुछ है इसके जो है फैक्टर्स। इसके अलावा जो पेरीमीट्रियम है वो आउटर लेयर है, जो बेसिकली पेरिटोनियम की एक विजरल लेयर है, या उसे कहते हैं कि विजरल पार्ट है पेरिटोनियम का, जिसने बड़ी बारीक सी लेयर होती है जिसने कवर किया होता है। ये देखें, ये हमारे पास यूट्रस है, ये यूट्रस की बाउंड्री है, ये सारी की सारी ये यूट्रस की बाउंड्री है, ये इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये ब्राइट एरिया नज़र आ रहा है आपको। याद रखें जितनी डेंसर चीज़ होगी अल्ट्रासाउंड के ऊपर उतनी ब्राइट नज़र आएगी। बोन है ना, बोन डेंसर है तो ये ब्राइट नज़र आएगी। ये देखें, ये भी ब्राइट नज़र आ रही है, ये भी ब्राइट नज़र आ रही है, ये भी ब्राइट, ये भी ब्राइट। इस ब्राइट के नीचे ये देखें ये शेडो जा रहे हैं हल्के हल्के ब्लैक ब्लैक। ये देखें इस ब्राइट चीज़ से नीचे की तरफ निकल रहे हैं शेडो। ये देखें, इन्हें बोलते हैं पोस्टीरियर एकॉस्टिक शेडिंग। आपने अल्ट्रासाउंड फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि पोस्टीरियर एकॉस्टिक शेडिंग क्या होती है, कि जहाँ पर कोई भी इंटरफेस के अंदर जो है, जो एकॉस्टिक इम्पीडेंस के अंदर अगर सॉफ्ट टिश्यूज़ और डेंसर चीज़ का या सॉलिड चीज़ का इंटरफेस बने तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होती है और नीचे की तरफ क्या आता है, शेडो आता है। शेडो उस जगह पर आता है जहाँ से नीचे की तरफ साउंड वेव पास ना करे। तो इसका मतलब है जिस जगह पर शेडो आया इस जगह के ऊपर किसी किस्म की कोई साउंड वेव पास नहीं की, इस जगह पर किसी किस्म की कोई साउंड वेव पास नहीं हुई, इस वजह से यहाँ पर शेडो आ रहा है। तो ये सारी की सारी देखो, ये तो पहली बात ये आउटर फेस के पास पड़ी हुई हैं यूट्रस की। ये एंडोमेट्रियम है, दिस इज एंडोमेट्रियम, बारीक सी एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम किस फेज में कैसी नज़र आती है, ये हम एक नेक्स्ट जो है वो चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि एंडोमेट्रियम कैसी नज़र आती है। फिलहाल ये देखें कि एंडोमेट्रियम के बाहर की तरफ यूट्रस की आउटर बाउंड्री के साथ साथ कुछ
जो है वो स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, मल्टीपल एकोजेनिक फोकाई हमने इनको बोला है। एकोजेनिक क्यों? ब्राइट को हम अल्ट्रासाउंड की लैंग्वेज के अंदर एकोजेनिक बोलते हैं। तो मल्टीपल एकोजेनिक फोकाई हैं जिन्होंने पोस्टीरियर शेडिंग दी हुई है, या पोस्टीरियर जो है पोस्टीरियर शेडिंग दी हुई है, या सिंपल शेडिंग दी हुई है, तो जिसे हम क्या कहते हैं सर्कमफेरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पड़ी हुई है पेरिफेरी ऑफ द यूट्रस के पास। यहाँ पर क्या होता है यूजुअली तौर के ऊपर आर्कुएट आर्टरीज पड़ी होती हैं। तो ओल्डर एज है फीमेल, अगर हम हिस्ट्री लेंगे तो फीमेल अगर ओल्ड है, फीमेल को किसी किस्म की डायबिटीज़ है, या यूट्रस का साइज़ छोटा है, या वो हाइपरटेंसिव है, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या बोलेंगे, दीज आर द आर्कुएट आर्टरी कैल्सिफिकेशन। और हमें किसी किस्म के फाइब्राइड के कोई साइंस ही नहीं मिले तो हम ये बोलेंगे कि डेफिनेटली ये फाइब्राइड नहीं है। तो हम यहाँ दूसरी देखेंगे तो ये भी यूट्रस है हमारे पास, ये देखें ये यूट्रस के मार्जिन हैं, आउटर मार्जिन। तो यहाँ पे देखें ये छोटे छोटे ब्राइटर एरियाज़ आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे छोटे ब्राइटर एरियाज़ हैं ये एक पेरिफेरी के साथ पड़े हुए हैं यूट्रस की, और बिल्कुल जा रहे हैं नीचे की तरफ। तो ये क्या है हमारे पास आउटर बाउंड्री के साथ पड़े हुए हैं, तो ये भी क्या है आर्कुएट आर्टरी कैल्सिफिकेशन है हमारे पास। तीसरा इमेज देख लें, ये यूट्रस की आउटर बाउंड्री है, दिस इज़ द आउटर बाउंड्री ऑफ द यूट्रस। ये दरमियान के अंदर क्या पड़ी हुई है, बिल्कुल बारीक सी एंडोमीट्रियम पड़ी हुई है। पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल है, 48 या 50 ईयर्स की फीमेल है, एंडोमीट्रियम क्योंकि छोटी आ रही है। और ये देखें ये छोटी कैल्सिफिकेशंस जो हैं हमें वो क्या आ रही हैं, नज़र आ रही हैं, इधर भी नज़र आ रही हैं, ऊपर भी नज़र आ रही हैं, एक्वोजेनिक एरियाज नज़र आ रहे हैं। तो ये भी क्या है, ये भी हमारे पास आर्कुएट आर्टरी कैल्सिफिकेशन है। क्या है, आर्कुएट आर्टरी कैल्सिफिकेशंस, ठीक है। ओल्डर एज के अंदर होती हैं, हाइपरटेंसिव डायबिटिक फीमेल्स के अंदर होती हैं यूजुअली तौर पे। अगर ज़्यादा क्रॉनिक हो तो उसकी वजह से यूट्रस का साइज़ भी छोटा हुआ होता है अक्सर, ठीक है। तो ये फाइब्राइड विद कैल्सिफिकेशन है। फाइब्राइड विद कैल्सिफिकेशन कैसे देखें, अब ये भी कैल्सिफिकेशन है छोटी छोटी, ठीक है, लेकिन ये देखें यूट्रस की बाउंड्री के साथ नहीं है, और इसने बिल्कुल राउंड शेप बनाई हुई है इस तरह से, ठीक है। और हम जब फाइब्राइड पढ़ेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फाइब्राइड के करेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें जो नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये राउंड शेप बनाई हुई है बिल्कुल, एक और एक राउंड के राउंडेड मार्जिन्स बने हुए हैं फाइब्राइड के। तो हमें पता चल गया कि भाई ये फाइब्राइड है विद कैल्सिफिकेशन, जिसे हम एग शेल कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग शेल कैल्सिफिकेशन। एग शेल कैल्सिफिकेशन क्यों, जिस तरह अंडे का अंदर वाला हिस्सा सॉफ्ट होता है और बाहर वाला हिस्सा हार्ड होता है, तो इसी तरह फाइब्राइड एक्चुअल के अंदर सॉफ्ट होता है, लेकिन अगर उसकी कैल्सिफिकेशन पड़ी हुई हो और पेरिफ्रीज के पास कैल्सिफिकेशन हो, उसकी दीवार के पास कैल्सिफिकेशन हो बिल्कुल, तो हम बोलते हैं एग शेल कैल्सिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये भी हमारे पास एक फाइब्राइड है, क्यों, क्योंकि ये एक राउंडेड सी मार्जिन बना हुआ है। यूट्रस तो ये है सारी जा रही है, ठीक है, और ये एंडोमीट्रियम है, तो ये फंडल फाइब्राइड है। तो इस फाइब्राइड के अंदर देखें ये छोटे पड़े हुए हैं। तो ये पेरीफ्रीज पे नहीं पड़े हुए, ये सारे के सारे पड़े हुए हैं अंदर की तरफ, रैंडम पड़े हुए हैं। तो इसे हम बोलते हैं पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं इस कैल्सिफिकेशन को, हम क्या बोलते हैं, पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन बोलते हैं। पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन इस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये स्कैटर्ड हैं, ये रैंडम पड़ी हुई हैं। इसी तरह ये भी हमारे पास क्या था, एक ये भी हमारे पास क्या था, एक फाइब्राइड था। तो ये हमारे पास फाइब्राइड के अंदर ये क्या पड़ी हुई हैं, कैल्सिफिकेशन पड़ी हुई हैं, ठीक है, सारी की सारी। और ये क्या है, यूट्रस का जो एक हिस्सा है ये ऊपर की तरफ ब्लैडर के अंदर घुसा हुआ है। देखो ये यहाँ से यूँ होना चाहिए था इस तरह, तो इसका मतलब है इसने इंडेंटेशन की है यूट्रस की, तो ये क्या पड़ा हुआ है, ये फाइब्राइड पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर कैल्सिफिकेशन है, ठीक है। तो याद रखें यूट्रस का साइज़ और मेजरमेंट्स जो हैं ये जो है वेरी करती हैं विद रिस्पेक्ट टू द एज। नॉर्मली तौर के ऊपर यूट्रस की जो लेंथ होती है वो नली पेरस यूट्रस, नली पेरस उसको बोलेंगे जिसने कभी भी कोई डिलीवरी नहीं हुई। पेरस बेसिकली वर्ड निकला है प्राइटी से, जो वर्ड निकला है पार्चुरेशन से। पार्चुरेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ एक बेबी को डिलीवर करना, उसका मतलब होता है पार्चुरेशन। तो नली पेरस का मतलब है कभी भी पार्चुरेशन नहीं हुई, यानी कि अगर प्रेग्नेंट हुई भी है वो तो भी अबॉर्शन हो गया है, कभी भी लाइव फीटस को बर्थ नहीं दी, या बेशक डेड फीटस हो या जिंदा फीटस हो, किसी तरह से भी हो। 24 वीक्स यानी कि 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बाद अगर डिलीवरी हो, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, तो उसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं कि नली पेरस, उसे बोलते हैं प्राइटी। तो अगर कभी भी ना हुई हो डिलीवरी तो उसे बोलेंगे नली पेरस, अगर एक से ज़्यादा दफ़ा हुई हो तो उसे बोलेंगे मल्टी पेरस। तो जो नली पेरस यूट्रस होती है उसका साइज़ जो है वो, उसकी जो लेंथ होती है वो 6 सेंटीमीटर से लेके 8.5 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। और मल्टीपेरस यूट्रस जो मल्टीपल दे चुकी है, तो डेफिनेटली यूट्रस एक दफ़ा जब प्रेगनेंसी हो गई, यूट्रस का साइज़ नॉर्मल तौर पे ये छोटा साइज़ था, ठीक है। प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी के बाद यहाँ तक साइज़ पहुँच गया, ठीक है।
अब जब वापस आई प्रेगनेंसी के बाद तो इस साइज़ के ऊपर तो नहीं वापस आएगी ना कुछ मसल्स रह जाएंगे, तो बजाय इस साइज़ के आने के यूट्रस इस साइज़ की हो जाएगी, थोड़ी सी उससे बड़ी हो जाएगी। तो जितनी दफ़ा प्रेगनेंसी होगी तकरीबन उसका थोड़ा थोड़ा साइज़ क्या होता रहेगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। तो इसी तरह जो यूट्राइन डेप्थ है तो वो क्या है हमारे पास, वो 3 to 4 सेंटीमीटर के करीब होती है, वो पोस्टीरियर वॉल के अंदर मेजर की जाती है। और जो यूट्राइन विड्थ है वो 4 to 5 सेंटीमीटर तक होती है। तो हम क्या लेते हैं, यूट्राइन जो अडल्ट यूट्रस है वो बेसिकली उसका हम कभी कभी डायामीटर भी मेजर करते हैं। तो हम लोग उसका वॉल्यूम मेजर करते हैं। वॉल्यूम नॉर्मली तौर पे नली पेरस यूट्रस का वॉल्यूम लेस देन 100 ml होता है और लेस देन 120 ml होता है मल्टी पेरस यूट्रस का। अगर इससे ज़्यादा हो तो हम बोलेंगे ये बल्कि यूट्रस है, यूट्रस बड़ी हो गई है, इन लार्ज यूट्रस है। याद रखें जितनी ज़्यादा मल्टी पेरस यूट्रस होगी उसकी सारी मेजरमेंट्स में 1 सेंटीमीटर का इजाफा हो सकता है। कितना इजाफा हो सकता है, 1 सेंटीमीटर का इजाफा हो सकता है। याद रखें जो वॉल्यूम लेने का वो तरीका है वो क्या है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ इंटू 0.52। ठीक है, तो इस फार्मूले के तहत क्या आ जाएगा, आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास। अब ये मेजरमेंट्स हैं यूट्रस की कि हमने मेजरमेंट्स कैसे लेनी है। ये लॉन्गिट्यूडनल व्यू है, आप सबको पता है ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूट्रस है। ये यूट्रस की यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, लेंथ है। और ये क्योंकि एंटीरियर साइड है और ये क्या है, पोस्टीरियर साइड है, तो डेप्थ तो ऐसे ही बनी ना, ऊपर से लेके नीचे की तरफ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या कंसिडर करेंगे, डेप्थ कंसिडर करेंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे जब हम डेप्थ ले रहे हों तो लॉन्गिट्यूडनल मेजरमेंट के 90 डिग्री मेजरमेंट आ रही हो हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल मेजरमेंट के 90 डिग्री आ रही हो। ऐसा नहीं है कि जब हम डेप्थ ले रहे हैं तो मैं यूँ मेजर कर लूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। मेजरमेंट क्या होनी चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल मेजरमेंट और डेप्थ की मेजरमेंट के अंदर 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो ताकि हमारे पास सही मेजरमेंट आए। और ये हमारे पास जो है, ये जो ओवरीज है तो ये यूट्रस है, तो यूट्रस के अंदर यहाँ पे एंडोमेट्रियम आ रही हो, तो हम इसको क्या कर लेंगे, साइड टू साइड मेजरमेंट ले लेंगे इसकी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी विड्थ की मेजरमेंट आ जाएगी। ये देखें हमारे पास यहाँ पर ये लेंथ की मेजरमेंट ली हुई है, ये किसकी ली हुई है, डेप्थ की मेजरमेंट ली हुई है, डेप्थ, और ये क्या है, लेंथ। और ये दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ये हमारे पास क्या है, ये बड़ी सी आ रही थी हमारे पास एंडोमेट्रियम। और ये हमारे पास किस चीज़ की मेजरमेंट आ रही है, सारी की सारी ये विड्थ की मेजरमेंट आ रही है। तो ये तीनों मेजरमेंट इसी प्लेन में, दो मेजरमेंट्स हमने लेनी है सैजिटल प्लेन में, दो मेजरमेंट्स किस में लेनी है, सैजिटल प्लेन में। याद रखें एक ही प्लेन के अंदर आप तीनों मेजरमेंट्स नहीं ले सकते, किसी एक प्लेन में दो लेनी है। तो ये भी कौन सी साइड है, इंटीरियर साइड है, और ये भी कौन सी साइड है, पोस्टीरियर साइड है। तो आप यहाँ पे भी ले सकते हो, ये डेप्थ आप इस व्यू के अंदर भी मेजर कर सकते हो, ये वाली जो डेप्थ थी, ठीक है ना। तो या तो आप दो मेजरमेंट्स ले लो ट्रांसवर्स व्यू के अंदर। ट्रांसवर्स व्यू के अंदर आपको जो दो मेजरमेंट्स आएंगी वो कौन सी आएंगी, विड्थ या डेप्थ। और लॉन्ग सैजिटल के अंदर आपको जो दो मेजरमेंट्स आएंगी वो कौन सी आएंगी, वो आपको आएंगी लेंथ या डेप्थ। तो आपने खुद चूज़ करना है कि आप डेप्थ किस में लेना चाहते हो, सैजिटल में लेना चाह रहे हैं आप लोग या उसके अंदर लेना चाह रहे हैं। लेकिन सैजिटल के अंदर डेप्थ तो सबसे ज़्यादा अच्छी आती है, क्योंकि ट्रांसवर्स के अंदर हम यूजुअली तौर के ऊपर सिर्फ फंडस वाला एरिया मेजर कर रहे होते हैं, तो बाकी पूरी बॉडी की विड्थ जो है निगलेक्ट हो जाती है। तो इसमें देखिए अब पूरी अक्रॉस जितनी लेंथ है यूट्रस की, पूरी लेंथ की विड्थ आ रही है, ठीक है। तो इसी वजह से जो सोनोलॉजिस्ट हैं वो प्रेफर करते हैं कि जो डेप्थ है वो सैजिटल प्लेन के अंदर ली जाए। तो ये यूट्रस सेम हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे मेजरमेंट लेते हुए, एक सैजिटल और डेप्थ लेते हुए। और ये क्या है हमारे पास, एंडोमेट्रियम आ रही है, और ये क्या है, यूटाइन मार्जिन्स है, ये सारे का सारा बन रहा है। और ये हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स इमेज है, तो ये वाली हम मेजरमेंट ले रहे हैं। और ये क्या है हमारे पास, एंडोमेट्रियम। अच्छा, यूट्राइन की जो यूट्रस की जो रेशो होती है वो एज के हिसाब से बढ़ती है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाली हमारे पास नियोनेटल यूट्रस है। नियोनेटल यूट्रस के अंदर आप देखो सर्विक्स कितनी ऊपर है, ये वाला जो रेड मार्कर है ना, ये इंटरनल लॉस का मार्कर है, ठीक है, यानी कि यहाँ से सर्विक्स शुरू हो रही है। तो यहाँ पे आप देखें शुरू के अंदर यूट्रस हाफ हाफ थी, पहले सर्विक्स बड़ी थी, पहले नियोनेटल्स के अंदर क्या थी, सर्विक्स बड़ी थी, फिर क्या हुई, सर्विक्स बराबर हो रही है, और फिर क्या हो रही है, फिर बॉडी बड़ी हो रही है और सर्विक्स क्या हो रही है, छोटी हो रही है। तो हम इसे डिफरेंट एजेस के हिसाब से देखते हैं। तो सबसे पहले नियोनेटल यूट्रस है। नियोनेटल यूट्रस बड़ी प्रोमिनेंट होती है और उसकी लेंथ जो है वो 3.5 सेंटीमीटर होती है।
सर्विक्स जो है इसके अंदर डोमिनेट होती है, और अगर फंडस और सर्विक्स की रेशो देखी जाए तो 1:2 होती है, यानी कि सर्विक्स बड़ी होती है और फंडस क्या होती है, छोटी होती है। और इसके अंदर याद रखें एंडोमीट्रियम बड़ी ब्राइट करके नज़र आ रही होगी, बड़ी पतली सी छोटी सी। तो ये अगर हम देखें तो ये छोटी सी एंडोमीट्रियम नज़र आ रही है, ये वाली ये छोटी सी एंडोमीट्रियम जिसे मैंने अभी हाईलाइट किया, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ रही है, यूट्रस आ रही है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है, सर्विक्स का है। उसके बाद हमारे पास इन्फेंट यूट्रस होती है। इन्फेंट यूट्रस जो है वो है जब 3 मंथ बाय 3 मंथ जो है वो यूट्रस छोटी होनी शुरू हो जाती है और क्या होती है, ट्यूबुलर बन जाती है। तो इसकी साइज़ क्या होता है, लेंथ जो है अब छोटी हो जाती है इन्फेंट यूट्रस से, 2.5 सेंटीमीटर से लेके 3 सेंटीमीटर तक होती है। और फंडस और सर्विक्स की रेशो क्या हो जाती है, 1:1। और याद रखें किसी किस्म की एंडोमीट्रियम इसके अंदर ये जो दरमियान वाली थी वो विजुअलाइज नहीं हो रही, एंडोमीट्रियल एक्वस जो है वो विजुअलाइज नहीं होते, ठीक है। तो ये देखें, याद रखें प्री प्यूबर्टल यूट्रस या इन्फेंट यूट्रस जो है वो एक ही बात है। ये यूट्रस हमें नज़र आ रही है, ये वजाइना है, दिस इज़ यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये यूट्रस है। यूट्रस के अंदर सर्विक्स और वजाइना एक पार्ट है, लेकिन दरमियान में एंडोमीट्रियम कुछ नज़र नहीं आ रही। यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी हमारे पास क्या है, यूट्रस है, ठीक है। लेकिन देखें एंडोमीट्रियम की कोई ब्राइट लाइन कुछ भी नज़र नहीं आ रहा आपको, ठीक है। और सेम इसमें यहाँ पे भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा आपको। तो ये 2 ईयर की है, ये 4 ईयर की फ़ीमेल की है, और ये 8 ईयर की फ़ीमेल की है। ये जानना इस वजह से ज़रूरी है ताकि अगर आप न्यूनेटल का इन्फेंट का स्कैन कर रहे हो और अगर आपको नॉर्मल यूट्रस जैसी आफ्टर प्यूबर्टी नज़र आती है यूट्रस, वैसी यूट्रस नज़र ना आए तो आप ये ना कह दें कि इसकी यूट्रस है ही नहीं, और पेशेंट को जो है वो एक सेपरेट जो है वो टेंशन हो जाए अलग से। तो इसी वजह से ज़रूरी है ये देखना कि किस एज के अंदर यूट्रस का साइज़ जो है वो कितना होता है और वो किस तरह की नज़र आती है। तो इसी तरह ये प्री प्यूबर्टल यूट्रस या इन्फेंट यूट्रस एक ही बात है। ये यूट्रस नज़र आ रही है, दरमियान में एंडोमीट्रियल एक्वस बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, ये वजाइना है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये क्या है, यूट्रस है। ये देखें ये यहाँ तक सर्विक्स, और ये क्या है वो। तो देखें हाफ हाफ है दोनों चीज़ें, ठीक है। तो अगर मैं ठीक है यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास ये लेंथ और विड्थ नज़र आ रही है। तो ये क्या है हमारे पास इतनी, ये बॉडी और ये सर्विक्स, ठीक है। तो हमें इसके अंदर एंडोमीट्रियम के एक्वस बिल्कुल भी नज़र ही नहीं आ रहे। उसके बाद प्यूबर्टल यूट्रस है। प्यूबर्टी के बाद यूट्रस आने में क्या होती है, साइज़ इंक्रीज़ होता है, ठीक है। फंडस की रेशो अब ज़्यादा हो जाती है, सर्विक्स की रेशो कम हो जाती है, 2:1 हो जाती है, और एंडोमीट्रियम ब्राइट नज़र आना शुरू होती है। वैसी यूट्रस नज़र आती है जैसी यूट्रस अभी तक हम क्या हैं देखते आए हैं, ठीक है, सारी की सारी। तो ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दिस इज़ वजाइना। उसके बाद मीनोपॉज़ल यूट्रस है। मीनोपॉज़ल यूट्रस के अंदर क्या होता है कि एट्रोफी होना शुरू हो जाती है यूट्रस की भी, सर्विक्स की भी। तो हमारे पास जो एंडोमीट्रियम है वो भी बड़ी थिन नज़र आती है। ये देखें ये एंडोमीट्रियम है, एंडोमीट्रियम की थिकनेस जो है वो लेस देन 8 mm होगी, और हमारे पास साइज़ जो है वो 3.5 से लेकर 6.5 सेंटीमीटर तक आते हैं। डिपेंड करते हैं यूजली तौर पर साइज़ के, प्राइटी भी इनकी कितनी थी, कि कितनी दफ़ा प्रेगनेंट हुई थी, ठीक है। तो ये पोस्ट मीनोपॉज़ल यूट्रस है। पोस्ट मीनोपॉज़ल यूट्रस के अंदर देखिए बिल्कुल बारीक सी एंडोमीट्रियम नज़र आ रही है, ठीक है। और ये यूट्रस की जो है वो है आउटलाइन है, ठीक है। और ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। यूट्रस की अगर साइज़ देखा जाए तो न्यूनेटल का साइज़ हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर मैक्सिमम हो सकता है, इन्फेंट 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर तक। फिर इन्फेंट के आगे से प्री प्यूबर्टल एज जो है उसको डिवाइड किया गया 2 से 7 के अंदर, आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। तो 2 to 7 ईयर के अंदर 3 to 4 सेंटीमीटर, 10 ईयर के अंदर 4 to 5.2 सेंटीमीटर, 13 ईयर के अंदर 5.4 to 7.6 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद नली पेरस जो अडल्ट यूट्रस आती है, अडल्ट यूट्रस हो गई है लेकिन कभी भी प्रेगनेंसी नहीं हुई, प्रेगनेंसी तो हुई है लेकिन कभी भी डिलीवरी नहीं हुई, तो वो मैक्सिमम साइज़ कहाँ तक जाएगा, 9 सेंटीमीटर तक। और मल्टीपेरस जो अडल्ट यूट्रस है जिस बहुत दफ़ा प्रेग्नेंट हो चुकी है, ठीक है, चाहे वो 33 साल की है चाहे वो 40 साल की है, 1 से 2 से ज़्यादा दफ़ा प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो उसका साइज़ ज़्यादा से ज़्यादा 12 सेंटीमीटर होगा। और पोस्ट मेनोपॉज़ल यही मैक्सिमम 12 सेंटीमीटर तक इसका साइज़ जा सकता है, मैक्सिमम, ठीक। तो इसके बाद वेजाइना है। याद रखें वेजाइना एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये वेजाइना की जो मेजर शेप होती है अल्ट्रासाउंड को इसको डिफाइन करती है। तो यूट्रस जो है वो फाइब्रोमस्कुलर टिश्यूज से मिलके बनी हुई है। जो ओपनिंग होती है इंट्राइटस उसे बोलते हैं ओपनिंग को, और यूट्रस जो वेजाइना की लेंथ है
वो क्या होती है 8 to 10 सेंटीमीटर होती है, जो अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 इंचेस बनती है। तो जो वजाइना है वो एक 90 डिग्री का एंगल बनाती है विद द यूट्रस। ये वजाइना है तो यहाँ पे ये यूट्रस होगी इस तरह से, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है वजाइना का विद द यूट्रस के साथ। वजाइना जो है वो इंट्रोइटस से लेके सर्विक्स तक क्या करती है, एक्सटेंड करती है। जो सोनोग्राफिक अपीयरेंस है उसकी वजाइना की, वो क्या है, वो सारी की सारी डिपेंड कर रही है कि उसका जो है वो म्यूकोजा कैसा, म्यूकोजल मेम्ब्रेन कैसी है। याद रखें ये आउटर बाउंड्री है वजाइना की और ये सेंटर में एक्वोजेनिक लेयर है, ये वजाइना की म्यूकोजा को जाहिर कर रही है, ठीक है। वजाइना के अंदर विद इन द प्यूबर्टल एज म्यूकस मेम्ब्रेन ज़्यादा सिक्रीट होती रहती है, लेकिन जैसे ही मीनोपाज आती है, मीनोपाज के बाद एस्ट्रोजन सिक्रीट होना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से म्यूकस की सिक्रीशन भी बंद हो जाती है। और म्यूकस की सिक्रीशन बंद होगी तो ये दरमियान वाला जो हालो है आपको ये ब्राइट नज़र नहीं आएगा। याद रखें वजाइना जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के सेंटर के अंदर एक एक्वोजेनिक लाइन होती है। जो एक्वोजेनिक लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, जो एक्वोजेनिक लाइन रिप्रेजेंट कर रही होती है द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द वजाइना। लेकिन क्या हुआ कि अगर तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो कम होना शुरू हो जाए और पेशेंट की एज जो है वो क्या हो 50 ईयर्स के राउंड अबाउट हो या पोस्ट मीनोपॉजल हो, तो हम यही कंसीडर करेंगे कि दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। ये एक बेसिकली प्रेगनेंसी हुई है फीमेल के अंदर, उसके अंदर ये हमारे पास वजाइना नज़र आ रही है। ये GS मतलब गेस्टेशनल सैक की ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर इम्प्लांट हुई है। तो होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। तो बाकी इंशाल्लाह ताला इससे आगे की तरफ हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चलेंगे।